नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज हम सेट नंबर 5 लेकर के आए हुए हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज से आपको अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए लाभ भी हो रहा होगा। ये तैयारी में ना केवल टीजीटी पीजीटी बल्कि नेट जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह सीरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज में भी यानी इस सेट में भी हम आज आपके लिए 20 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, 20 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और ये 20 प्रश्न आपके लिए, मैंने इससे पहले बताया था कि हम प्रश्न की व्याख्या इस हिसाब से करेंगे कि आपको जो है एक क्वेश्चन के साथ साथ और कई क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाए। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको कि ये हमारा बहुत बड़ा नहीं लेकिन आपकी तैयारी में छोटा सा जरूर योगदान जो है साबित होगा अगर आप सही से इस सीरीज को देखेंगे, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को सही से देखेंगे और इसके जो आंसर्स दिए जा रहे हैं आपको ये बहुत ही ऑथेंटिक आंसर्स हैं। और यह मैं अपने जो मेरा 16-17 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सीरीज को देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। और अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो या किसी भी उत्तर में आप उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं या उसके उत्तर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, कुछ भी समस्याएं हैं, तो आप हमें कमेंट करके या कोचिंग के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन जान सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सीरीज। इसमें पहला क्वेश्चन, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए प्रश्न पढ़ने में। अगर जल्दबाजी हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम IIPA कहते हैं शॉर्ट में। इसकी स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? गोरेवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, एपेल्बी रिपोर्ट और आयंगर रिपोर्ट। आंसर होगा इसमें सी। अमेरिकी विद्वान थे पॉल एच एपेल्बी, पॉल एच एपेल्बी। इनकी अध्यक्षता में ही भारतीय प्रशासनिक जो है व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। पॉल एच एपेल्बी साहब अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने अपनी सिफारिश में यह बताया कि जो है भारत में प्रशासनिक सेवा में बेहतर करने के लिए या रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, नई नई रिपोर्ट्स को उसमें शामिल करने के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या उसके जो है जो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट्स हों या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर या रिसर्चर या प्रोफेसर्स हों, उनको शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनको शामिल करके जो है ये IIPA बनाया गया था और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1954 में हुई थी। कहां पर है ये इंस्टीट्यूट? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इंस्टीट्यूट कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। यहां ये भी याद रखिएगा कि जो पॉल एच एपेल्बी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, इसका गठन जो हुआ था वो 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधिकारी, कहीं कहीं पर इसको हम DC कहते हैं तो कहीं कहीं पर इसको हम क्या कहते हैं? जिलाधिकारी कहते हैं। ठीक है, या दूसरा दिया गया है इसमें पुलिस अधीक्षक, C दिया गया है जिले के संसद का सदस्य और D दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधिकारी, ठीक है, इसको हम कहीं कहीं जिलाधीश भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक, या और भी कई नामों से जाना जा सकता है इनको अलग अलग राज्यों में, क्योंकि ये स्थानीय प्रशासन का विषय होता है, इसलिए इनके नाम जो है वो अलग अलग। जैसे यहां पर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं कहते हैं, प्रायः जिलाधिकारी कहते हैं या फिर न्यायिक संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन वही राजस्थान जाएंगे आप तो वहां पर क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? किसका होता है?
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करने का जो सर्वोत्तम दायित्व बनता है वास्तव में वह डीएम का बनता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम आप सामान्य तौर पर डीएम कह सकते हैं। ठीक है, डीएम का होता है। और चूंकि आजकल उत्तर प्रदेश में भी दो व्यवस्था है, एक है सामान्य व्यवस्था और एक है कमिश्नरेट सिस्टम। ठीक है, आप जानते हैं कमिश्नरेट सिस्टम भी अभी सभी जिलों में लागू नहीं है। पहले यह कमिश्नर प्रणाली जो है आप महाराष्ट्र में देखते थे, बिहार में देखते थे, मध्य प्रदेश में भी देखते थे, लेकिन यूपी में नहीं थी। इसकी भी डिमांड की जा रही थी। तो अभी यूपी के कुछ बड़े जिलों में इसको लागू किया गया है। जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली हो जाती है वहां पर जो पुलिस कमिश्नर होता है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सीपी होता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी दोनों मिलकर के कानून व्यवस्था पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। लेकिन जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली नहीं लागू है वहां पूरा का होल सोल उत्तरदायित्व जो होता है वो किसका होता है? जिलाधिकारी का होता है। और वह पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के साथ मिलकर जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। अब ज्यादातर जगहों पर अब एसपी नहीं है बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो गए यानी एसएसपी हो गए हैं वहां पर। ठीक है, और अब एसएसपी के ऊपर अगर जैसा जिला का आकार है वैसे ही इनका आकार भी बढ़ता हुआ चला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? किसने किया था? डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन। आंसर होगा इसमें डलहौजी। डलहौजी आप जानते हैं ब्रिटिश प्रशासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, आप कह सकते हैं वो है लोक सेवा या प्रशासनिक सेवा। ठीक है, जिनमें हम प्रशासनिक सेवाओं को तीन भागों में बांटते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं। लेकिन उन्हीं सेवाओं के अगर हम संदर्भ में देखें तो लॉर्ड डलहौजी साहब ने 1772 में यानी 1772 में क्या किया था? स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया था। लेकिन डलहौजी साहब ने जो ये पद बनाया था, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक ब्रिटिश राज की सुखद देन है, ब्रिटिश प्रशासन की एक सुखद देन है। यानी ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये ब्रिटिश प्रणाली से ही ली गई, लेकिन ब्रिटिश प्रणाली से ली गई सारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन यह व्यवस्था अपने आप में अच्छी थी और अभी भी चली आ रही है। यह अलग बात है कि सुधार का क्रम हमेशा चलता रहता है। अगर हम डलहौजी की बात करें तो डलहौजी साहब ने, अच्छा ये जो कलेक्टर होते थे आप जानते थे ये पहले इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस के नाम से होती थी। परीक्षा कहां पर होती थी? लंदन में होती थी और वहीं से चुन करके ये आईसीएस मोस्टली पहले आते थे। और अगर उस समय आप देखें तो भारत में जो है नाम आता है, आपने सुना होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जी का। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी 1863 में भारत के पहले आईसीएस थे जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया था और 1863 में लंदन में एग्जाम देकर के क्वालिफाई किया था। लेकिन बाद में 1922 से याद रखिएगा आप लोग, 1922 से ये जो आईसीएस का एग्जाम है ये लंदन के साथ साथ भारत में भी होने लगा। एक क्वेश्चन आपको यहीं पर मैं और बता दूं कि भारत में यह एग्जाम जो हो रहा था यानी लंदन और भारत में जो एग्जाम हो रहा था वह इलाहाबाद में, ठीक है, लंदन में एक तो हो रहा था ब्रिटेन में और दूसरा कहां पर हो रहा था, जो साथ साथ यानी भारत में भी शुरू किया गया। आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी प्रारंभ की गई और भारत के यह इलाहाबाद में प्रारंभ की गई। यानी इलाहाबाद में और लंदन में दोनों जगह आईसीएस का एग्जाम होने लगा। कब से होने लगा? 1922 से होने लगा। ठीक है, बाद में फिर लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे इस पर हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था नई दिल्ली में, हैदराबाद में, शिमला में, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा इसका नई दिल्ली,
आंसर क्या होगा इसका? नई दिल्ली होगा। यहां इस बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। एक्चुअल में पहले जो आईएएस चुने जाते थे, इनकी ट्रेनिंग का स्कूल जो था, जो ट्रेनिंग एकेडमी जो कह सकते हैं आप, वो नई दिल्ली में थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत साहब ने संसद में यह घोषणा किया कि जो हमारे आईएएस हैं, ठीक है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं, इनकी ट्रेनिंग क्यों ना उत्तराखंड में कराई जाए। यानी उत्तराखंड में कराने का, जब आज पहले उत्तर प्रदेश था, बाद में वो उत्तराखंड बन गया, तो उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मसूरी में, ठीक है, उन्होंने इस अलग प्रकार के संस्थान की स्थापना की बात की। और यह संस्थान जो है मसूरी के चार्ले विले एस्टेट है, उसको मिला करके बनाया गया और उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। और वर्तमान में इसको हम बाद में इसका नाम बदल दिया गया। भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम रख दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी इसका नाम कर दिया गया। और यहां याद रखिएगा, यह जो घोषणा हुई थी वो 1958 में हुई थी। किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत साहब ने यह घोषणा किया था, और उन्हीं के प्रयास से यह बाद में कहां स्थापित किया गया? मसूरी में स्थापित किया गया, ठीक है। पहले कहां था? नई दिल्ली में था। अगला क्वेश्चन, लाइन एजेंसी का कार्य है सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना, इनमें से कोई नहीं। इसको हम पहले करा चुके हैं, थोड़ा फिर से देख लीजिए आप लोग। दो प्रकार की शब्द आप सुनते हैं यहां, एक है स्टाफ और दूसरा है लाइन। स्टाफ एजेंसी जो होती है, इसको हम कहते हैं सलाहकारी एजेंसी। क्या कहते हैं? सलाहकारी। और लाइन एजेंसी जो होती है, इसे हम कहते हैं क्रियान्वयनकारी एजेंसी। क्या कहते हैं? क्रियान्वयनकारी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टाफ एजेंसी है, ये जो स्टाफ एजेंसी है, ये एजेंसी एडवाइजरी एजेंसी है, ठीक है, एडवाइजरी एजेंसी है। और ये जो एजेंसी है, ये इसका संबंध किससे है? इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है, संबंध है इसका, ठीक है। और ये किसी भी विभाग में, या कह सकते हैं आप मंत्रालय में, या किसी भी संगठन में, या किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में हो सकती है। स्टाफ सलाहकारी होता है, एग्जाम्पल के स्वरूप में आप दे सकते हैं सचिवालय। क्या है? स्टाफ एजेंसी है। और लाइन के तौर पर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन, ठीक है। ये जो जिला प्रशासन है, ये कैसी एजेंसी है? ये क्रियान्वयनकारी एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? क्रियान्वयनकारी एजेंसी है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो लाइन एजेंसी का कार्य है, वो कार्य क्या है? क्या होगा भाई? क्रियान्वित करना, यानी इसका संबंध किससे है? कार्यान्वयन से है, ठीक है। जिला प्रशासन के बारे में थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं। जिला प्रशासन सचिवालय नीति बनाता है, कार्यक्रम बनाता है, समय समय पर सलाह भी देता है। और सलाह भी दो प्रकार की होती है कि सचिवालय बटा होता है, सचिवालय और निदेशालय। सचिवालय हमेशा नीतिगत सलाह देता है, जबकि जो निदेशालय होता है वह तकनीकी सलाह देता है, तकनीकी परामर्श देता है। जिला प्रशासन को जब दोनों ही प्रकार के सलाह या आदेश मिल जाते हैं, तो वह उसको क्रियान्वित करता है। ये जो जिला प्रशासन है, थोड़ा इसको व्यापक समझ लीजिए आप हल्का सा। जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन का विषय है। भारतीय संविधान में जिला शब्द का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, केवल एक जगह को छोड़ करके। वह क्या है? जहां पर जनपद न्यायाधीशों की नियुक्ति का शब्द आया हुआ है, केवल वहीं पर भारतीय संविधान में जनपद या जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। अदरवाइज पूरे संविधान में कहीं पर भी जनपद या जिला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। फिलहाल लाइन एजेंसी का काम क्या है? क्रियान्वित करना। इसका दूसरा समझ लीजिए, अगर पूछा जाए स्टाफ एजेंसी का कार्य क्या है, तो क्या कहेंगे? सलाह देना, ठीक है, या नीति या कार्यक्रम बनाना, ठीक है। अगला, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। अभी यह क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है, इसको दूसरे सेशन में पूछा गया है, इसलिए बता दे रहा हूं आपको मैं। यहां पर भारतीय लोक शासन संस्थान कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके पहले अभी हमने बताया कि इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बेहतर करने के लिए उसमें शोध को आमंत्रित करना, उसमें रिसर्च को आमंत्रित करना, प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करना, लोक सेवकों को बुलाना, समय समय पर उसमें रिसर्च पेपर निकालना, ठीक है, प्रोफेसर्स को बुलाना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाना, और प्रशासन और कैसे बेहतर हो सकता है, उसमें क्या रिफॉर्म हो सकता है, उसी के लिए इसको बनाया गया है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की, यहां याद रखिएगा द्वितीय नाम दिया गया है, नहीं तो पहला वाला फंस जाएंगे आप। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने किया? निम्नलिखित में से किसने किया? प्रोफेसर रंगराजन, श्री धर्मवीर, न्यायमूर्ति सरकारिया, बीरप्पा मोइली। ठीक है, यहां पर उत्तर होगा बीरप्पा मोइली। जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसकी स्थापना किसने किया, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बीरप्पा मोइली साहब ने किया था। बीरप्पा मोइली साहब कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हें ही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, ये क्या था? ये तो द्वितीय के थे, लेकिन जो प्रथम बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारंभ में मोरारजी देसाई थे, लेकिन मोरारजी देसाई साहब बाद में कैबिनेट में शामिल हो गए थे। तो मोरारजी देसाई के शामिल हो जाने के बाद के हनुमंतैया को क्या किया गया? फर्स्ट एआरसी का चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, तो लेकिन सेकंड का क्या था? बीरप्पा मोइली साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो आप ये भी जान लीजिएगा कि ये जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसका गठन जो हुआ था 31 अगस्त 2005 को किया गया था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो कुल 15 भागों में थी। यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें कुल 15 भागों में थी, और उन सभी सिफारिशों को लगभग सरकार ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को भी सरकार ने लगभग स्वीकार कर लिया था, और उसका गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, गुलिक के प्रशासन शासन द्वैधवाद से, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से, डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका जो संबंध है किससे है? वो डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। ठीक है, यहां ये आपको याद करना होगा, ये जो एक्स और वाई थ्योरी है, एक्स एंड वाई थ्योरी, ये डगलस मैकग्रेगर साहब ने दिया था। एक्स और वाई थ्योरी, एक्स और वाई थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था जरा समझिएगा। एक्चुअल में इनकी एक बहुत ही पॉपुलर किताब थी, और उस किताब का नाम था ह्यूमन साइट ऑफ एंटरप्राइजेस। ह्यूमन साइट ऑफ एंटरप्राइजेस का प्रकाशन इन्होंने 1960 में किया था, 1960 में किया था। और इस किताब में इन्होंने मानव के स्वभाव को दो भागों में बांटा था। इन्होंने कहा कि मानव का स्वभाव जो है वह मनोवैज्ञानिक प्रकार से है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि मानव दो प्रकार के स्वभाव वाले हो सकते हैं। एक है जो किसी भी वस्तु या विषय के बारे में नकारात्मक होते हैं, जो नकारात्मक होते हैं उन्हें एक्स कहा। और उन्होंने कहा किसी विषय या वस्तु के बारे में कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, उसे उन्होंने वाई कहा। ठीक है, और इन्होंने यह बताने की कोशिश किया कि जो एक्स सिद्धांत वाले हैं वे थोड़ा आलसी होते हैं, काहिल होते हैं, लोगों पर विश्वास कम करने वाले होते हैं, स्वयं कार्य स्थान पर डटे रहने वाले होते हैं। लेकिन जो वाई लोग होते हैं वे कह सकते हैं एनर्जिक होते हैं,
पॉजिटिव अप्रोच वाले होते हैं, अपने अधीनस्थों पर विश्वास करते हैं और उनके होने से क्या होता है, सत्यनिष्ठा की भावना जगती है लोगों में, सहयोग की भावना जगती है, क्योंकि वह पॉजिटिव अप्रोच वाले होते हैं, इसलिए आत्मविश्वास से भी भरे रहते हैं। ठीक है, यह इन्होंने वाई थ्योरी में कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? ठीक है, यहां आप जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनमें एक है टेरी, एक है मैकफरलैंड, एक है हर्बर्ट साइमन और एक है R.A. क्लियंस। आंसर होगा इसमें R.A. क्लियंस। ठीक है, अब इसमें तीनों ने निर्णयन पर काम किया है, ये सॉरी चारों ने निर्णयन पर काम किया है। ठीक है, लेकिन इस निर्णयन को कैसे कैसे डिफाइन किया है और क्या क्या डिफरेंस जरा समझिएगा। इसमें क्या कहा है, निर्णयन विभिन्न विकल्पों। आप जरा ध्यान समझिएगा, क्या टेरी साहब ने क्या कहा है, टेरी साहब ने जो है क्या कहा है, जरा देखिएगा। टेरी साहब ये कहते हैं कि निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों, ये क्या कह रहे हैं, विभिन्न विकल्पों। टेरी साहब इसके बारे में कह रहे हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक, कौन कह रहा है, टेरी साहब कह रहे हैं। हर्बर्ट साहब कहते हैं तीन, क्या कहते हैं, तीन विकल्पों। क्या कहते हैं हर्बर्ट साहब, हर्बर्ट साइमन साहब ये कहते हैं कि निर्णयन में तीन मुख्य अवस्थाओं का समावेश है। इन तीनों मुख्य अवस्थाओं को आप संक्षेप में कह सकते हैं कि परिकल्पना, डिजाइन और चयन। पहला परिकल्पना, दूसरा डिजाइन और तीसरा चयन। अगर साइमन के शब्दों में देखें इसको, तो साइमन साहब कहते हैं कि मुख्य अवस्थाओं, निर्णय में तीन मुख्य अवस्थाओं का समावेश है। निर्णय लेने में अवसरों का पता लगाना यानी परिकल्पना करना, संभावित कार्य मार्गों का पता लगाना यानी डिजाइन बनाना, और कार्य मार्गों में से एक का चयन करना यानी अंतिम रूप से चयन करना। तो ये क्या कहा इन्होंने, तीन विकल्पों की बात किया। मैकफरलैंड साहब क्या कहते हैं, मैकफरलैंड साहब ये कहते हैं कि निर्णयन कुछ इकाइयों के चयन का परिणाम है, कुछ इकाइयों के चयन का परिणाम है, यानी कुछ इकाइयों की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर मैकफरलैंड साहब क्या, सॉरी रे क्लियन साहब क्या कहते हैं, रे क्लियन साहब कहते हैं कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, साइमन, लियो ट्रॉट्स्की। यह स्टेटमेंट है मैक्स वेबर साहब का। आप जानते हैं मैक्स वेबर जो है वो नौकरशाही के आप समर्थक थे। नौकरशाही के लिए इन्होंने आदर्श नौकरशाही मॉडल भी दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये कहा था कि जैसे मार्क्सवादी आप जानते हैं नौकरशाही की आलोचना करते हैं, लेकिन मैक्स वेबर साहब ने यह कहा था कि चाहे जितनी इसकी आलोचना की जाए, चाहे व्यवस्था कैसी आ जाए, चाहे व्यवस्था पूंजीवादी आ जाए, ठीक है, या व्यवस्था समाजवादी आ जाए यानी या फिर साम्यवादी व्यवस्था आ जाए, नौकरशाही की आलोचना तो हो सकती है लेकिन नौकरशाही को वास्तव में नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, और चूंकि जैसे अभी हमने आपसे पहले बताया कि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी या लोक सेवा ब्रिटिश राज की एक देन है, लेकिन ब्रिटिश राज की भारतीयों को यह एक सुखद देन है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित ढंग से कार्य करती है। समस्याएं सभी व्यवस्था में आती हैं तो इसमें भी आती हैं और इसका समाधान भी फिलहाल संभव होता है, वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि
जो नौकरशाही है इसकी अवधारणा यानी नौकरशाही की व्याख्या किसने किया था? मैक्स वेबर साहब ने किया था। लेकिन नौकरशाही शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो किसने किया था? वीडी गोर्ने ने किया था। वीडी गोर्ने साहब ने किया था। इनको आप संक्षेप में गोर्ने भी कह सकते हैं, ठीक है। गोर्ने साहब ने किया था, फिर मैक्स वेबर ने नहीं किया था, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है कीथ डेविस का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपानिक सिद्धांत, फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, मैकफायरलैंड का सिद्धांत। आंसर होगा इसमें बी। अब्राहम मैस्लो साहब ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। आवश्यकता का इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने आवश्यकता का पद सोपान बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? आवश्यकता का पद सोपान बनाया था। और इस पद सोपान में इन्होंने क्या किया था? आवश्यकताओं को क्रमबद्ध किया था। आवश्यकताओं में को क्रमबद्ध किया था। सबसे पहले कहा था सबसे निचले स्तर पर भौतिक आवश्यकता होती है, फिर सुरक्षा आवश्यकता होती है, फिर आगे जाएंगे तो सामाजिक आवश्यकता होती है, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है और सबसे ऊपर आत्म सिद्ध की आवश्यकता होती है। और इन्होंने कहा था कि एक आवश्यकता से व्यक्ति अगली आवश्यकता की ओर बढ़ता है और प्रत्येक आवश्यकता अगली आवश्यकता के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? प्रत्येक आवश्यकता अगली आवश्यकता के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। इनकी बहुत ही पॉपुलर किताब थी अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। पूरा लिख लीजिए इसको आप, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, इसी में इन्होंने ये बात किया था और इन्होंने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब एक व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह दूसरी आवश्यकता के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। ठीक है ना? और जब व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी होती है तो ही वह अगली आवश्यकता के लिए जो है भागता है। जब तक यह आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तब तक वह उन्हीं आवश्यकताओं में से संतुष्ट रहता है। लेकिन जब तक वह आवश्यकता नहीं पूरी होती है तब तक वह असंतुष्ट रहता है। जैसे ही वह आवश्यकता पूरी हो जाती है वह उस आवश्यकता से संतुष्ट हो जाता है, लेकिन अगली आवश्यकता के लिए वह पुनः असंतुष्ट हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि हर आवश्यकता अगली आवश्यकता के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक फ्रेडरिक हर्जबर्ग के दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है? प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है। प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है। पहचान, सम्मान, बोनस, उपलब्धि, कार्य वातावरण। कार्य वातावरण। देखिए हर्बर्ट साइमन ने फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा हाइजीन थ्योरी दिया था। क्या दिया था? अभिप्रेरणा हाइजीन थ्योरी दिया था। क्या था ये जरा समझिएगा। अभिप्रेरणा हाइजीन सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो प्रेरणाएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रेरणाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्टि महसूस करता है, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्टि महसूस करता है, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्टि महसूस करता है तब वह क्या करता है, और जब वह अपने कार्य से संतुष्टि महसूस करता है तब वह क्या करता है। इन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्टि महसूस करता है तो तब उसका ध्यान जो है उस वातावरण की ओर अधिक होता है जिसमें वह कार्य कर रहा होता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसमें संतुष्ट हूं तो मेरा दिमाग जो है कि लाइट कम है कि लाइट ज्यादा है, कि फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एसी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा अगर मैं संतुष्ट हूं तो। ठीक है, अगर मैं संतुष्ट हूं तो। लेकिन अगर मैं असंतुष्ट हूं तो क्या हो जाएगा? इस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा। क्यों जाता है? ऐसा इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद हमारी
जो असंतुष्टि है या हमारा जो कार्य है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वह इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें समस्या है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर इसके विपरीत देखा जाए, हाँ याद रखिएगा, तो जो जिस उस वातावरण की ओर अधिक होता है जिसमें वह कार्य कर रहा हो, तो इसको हर्जबर्ग साहब ने क्या कहा था, इसको उन्होंने हाइजीन कहा था। क्या कहा था इन्होंने, इसी चीज को उन्होंने हाइजीन कहा था, हाइजीन घटक कहा था। क्या कहा था, हाइजीन घटक, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि जब कोई व्यक्ति कार्य से अच्छा महसूस करता है, यानी जब कार्य से संतुष्टि महसूस करता है, तो उसका ध्यान कार्य की ओर अधिक रहता है। उसका ध्यान कहां रहता है, कार्य की ओर अधिक रहता है, ठीक है। जिससे हर्जबर्ग साहब ने कहा कि यह उसके लिए मोटिवेशन है, यानी यह उसके लिए उत्प्रेरक है। क्या है, यह इसके लिए उसके लिए उत्प्रेरक है, मोटिवेशन है, ठीक है। और उत्प्रेरक तत्वों में क्या आता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैंने इसमें कहा था कि इसमें क्या क्या आएगा, कार्य परिस्थिति आएंगी, मशीनें आएंगी, बात व्यवहार आएगी, बोली भाषा आएगी, काम के घंटे आएंगे, वगैरह वगैरह, इन सब पर बहुत ध्यान देगा। लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो उत्प्रेरक के तौर पर कौन काम करेगा आपके लिए, इसमें आपकी उपलब्धियां आएंगी, उसमें आपकी मान्यताएं आएंगी, उसमें संतुष्टि आएगी, सम्मान आएगा, बोनस आएगा, उत्तरदायित्व की भावना होगी और विकास के अवसर होंगे। संतुष्टि के लिए ये सब काम करते हैं, जबकि असंतुष्टि के लिए ये सब काम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उसमें संतुष्टि के लिए कार्य वातावरण की बात इन्होंने नहीं किया, ये असंतुष्टि में आएगा। ये वातावरण किस में आएगा, मैंने क्या बताया, जब कोई व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो वातावरण पर अधिक ध्यान देगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति संतुष्ट होगा तो किस पर ध्यान देगा, वो सम्मान पर, बोनस पर, कार्य पर, उपलब्धियां पर, सम्मान पर, इन पर ध्यान देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। डिटेल थोड़ा समझे रहेंगे आप लोग तो एक प्रश्न से ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को किस संगठन का स्थान, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया है, प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण, एकाधिकार नियंत्रण परिषद, भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग, MRTPC। आंसर होगा इसमें MRTPC, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने किसका स्थान लिया था, MRTPC का स्थान लिया था, ठीक है। और यहां थोड़ा आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये भारत का जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, यह पहले जो है विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष वातावरण बनाने के लिए काम करता था, ठीक है। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम था, यानी आप कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार यानी MRTP, ये पहले निष्पक्ष उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष वातावरण का बनाने का कार्य करता था। लेकिन 2002 में क्या लाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लाया गया, और जो 1969 का यह क्या था, MRTPC था, इसको समाप्त कर दिया गया और 14 अक्टूबर 2003 से प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपना काम जो है वो प्रारंभ कर दिया। लेकिन पूरी तरह से इसको काम करने में टाइम लगा और 2009 से इसने पूरी तरह से काम करना स्वीकार किया, ठीक है। तो किसका स्थान लिया, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, राजतंत्र की कीमत है, संघवाद की कीमत है, संघवाद की कीमत है। यहां ध्यान दीजिएगा। हर्बर्ट मॉरिसन साहब क्या कहते हैं, हर्बर्ट मॉरिसन साहब एक श्रमिक नेता थे, एक श्रमिक नेता थे, और इन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव तथा उप प्रधानमंत्री के पदों को भी सुशोभित किया था, ठीक है। इनके विचार में जो नौकरशाही थी, इनके विचार में जो नौकरशाही थी उसे इन्होंने व्यापक महत्व दिया था और संसदीय जनतंत्र का मूल्य कहा था। इन्होंने, किसने,
हर्बर्ट मॉरिसन साहब ने नौकरशाही को, ठीक है, यानी ब्यूरोक्रेसी को संसदीय जनतंत्र का मूल्य माना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपर्युक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? पर्किंसन का, जेनिंग्स का, मैटरवे का और हिंगले एन का। क्या होगा इसमें? आंसर होगा पर्किंसन। क्या था समझिएगा इसको। एक्चुअल में पर्किंसन साहब ने, थोड़ा मैं डिटेल बता दूं आपको इसके बारे में, कि एक्चुअल में नौकरशाही की एक प्रवृत्ति रहती है। नौकरशाही का जो आकार होता है वह हमेशा क्या होता है? बढ़ता रहता है। अब अगर नौकरशाही का आकार बढ़ता रहता है तो जरूरी नहीं है कि नौकरशाही अगर छोटी हो जाए या नौकरशाही बड़ी हो जाए तो उसके कार्य पर कोई असर पड़ेगा। लंदन इकोनॉमिस्ट लंदन इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं एक मैगजीन है और बड़ी पॉपुलर मैगजीन है, वहां के बारे जो है कि 16 नवंबर 1955 को अपना एक अंक प्रकाशित किया था। उसमें यह लिखा था कि नौकरशाही के आकार बढ़ने से काम की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे नौकरशाही का आकार बढ़ता जाता है काम की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने आश्चर्य में डाल दिया था इस बात को लिख करके। कैसे आश्चर्य में डाला था? कि भाई आकार बढ़ रहा है तो काम कैसे होगा, काम कैसे घटेगा? एक्चुअली में जब यह बताया कि आकार और काम का कोई संबंध नहीं है तो लोगों को आश्चर्य तो होगा ही, क्योंकि आकार बढ़ने का मतलब होता है काम का बढ़ना और आकार घटने का मतलब होता है काम का घटना। ठीक है, लेकिन पार्किंसन साहब ने जो निष्कर्ष निकाला था उसमें इन्होंने ये कहा था कि यदि प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता तो उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। जैसे आप वर्तमान में देख रहे हैं निजीकरण का समय है, तो निजीकरण का समय है, इसके बावजूद नौकरशाही का आकार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ना चाहते हुए भी नौकरशाही का आकार बढ़ रहा है। वैसे लगता है कि हाँ भाई वैकेंसी कम है, फला कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो है वो आकार उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यदि प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता तो भी उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, अर्थात नौकरशाही अनावश्यक रूप से अपने कार्यों को बढ़ाकर और फिर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके अपना आकार बढ़ा ही लेती है। यानी ना चाहते हुए भी उसका आकार बढ़ जाता है। यानी इनका कहना था कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है तो भी नौकरशाही का आकार बढ़ता जाता है। यानी काम के बढ़ने से आकार के बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये संबंध किसका, ये स्टेटमेंट किसका है? पार्किंसन साहब का है। निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। आंसर होगा अमेरिका। एक्चुअल में अमेरिका में नौकरशाही में जो नियुक्त की जाती थी पहले, ये देखिए अमेरिका में जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी वो 1871 में हुई थी। ठीक है, सिविल सर्विसेज का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1871 में हुआ था। इससे पहले क्या होता था कि उच्च पदों पर या उच्च प्रशासनिक पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से राजनीतिक दलों की सिफारिश पर जो एलीट क्लास के लोग होते थे, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, उन्हीं की नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन यह भी होता था कि इन पदों पर नियुक्ति के साथ साथ इनकी सेवा मुक्ति का कोई अवधि तय नहीं थी, इनको कभी भी हटाया जा सकता था। और वास्तव में यह एक समस्या थी, ठीक है, जिसको बाद में पेंडलेटन सिविल सुधार अधिनियम 1883 और बाद में आया हैच अधिनियम 1939, इन दोनों के द्वारा इस लूट प्रणाली को समाप्त किया गया और क्या किया गया? सिविल सर्विसेज व्यवस्था को शुरू किया गया। ठीक है, किसको? इस 1871 की व्यवस्था को हटा करके क्या किया गया? बाद में इसको प्रॉपर एक नियमित सिविल सेवा के तौर पर जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में थी उसी तरह से इसको बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही से, वित्त विभाग की बजट तैयार करने की प्रक्रिया से,
कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से, कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। व्हिटलेवाद आप जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले कार्मिक थे, चाहे वे प्रशासन में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे, इन सभी में जो है कह सकते हैं कि कार्यों को करने की एक समस्या थी। कह सकते हैं कर्मचारियों में और प्रबंधन के बीच में, यानी सरकार और कर्मचारी के बीच में, जो सरकारी कर्मचारी थे, और अगर किसी फैक्ट्री की बात करें तो कार्मिक और प्रबंधन के बीच में उनमें आपस में तनाव था, यानी कर्मचारियों की समस्याएं थी। उस आधार पर उत्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। अब ये व्हिटलेवाद आया कहां से? दरअसल मैंने जो बताया आपको कि फैक्ट्रियों में भी समस्या थी कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच में, सरकारी सिस्टम में सरकार और सरकारी कर्मचारियों की भी समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए ही एक प्रोफेसर जे.एच. व्हिटले इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, या कह सकते हैं कि एक आयोग भी कह सकते हैं आप, बनाया गया था, जिसका काम था कर्मचारियों के और जो है प्रबंधक के मध्य में उत्पन्न तनाव को समाप्त करना। व्हिटले साहब ने परिषद व्यवस्था का प्रारंभ किया, परिषदीय व्यवस्था उसे कह सकते हैं आप, और उसे कहा गया बाद में व्हिटले परिषद कहा गया। और इसमें इन्होंने कहा कि 3 तरह की व्हिटले परिषदें बनाने की इन्होंने बात किया था। ठीक है, 3 तरह के व्हिटले परिषदें बनाने की बात किया था, और कहा था कि इनके माध्यम से समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। केंद्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, स्थानीय परिषद। ठीक है, यह व्यवस्था पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर हुई, जिसको व्हिटलेवाद कहा गया। उसी के आधार पर भारत में भी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण और संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना, कैट, सेट और जेट की स्थापना भारत में भी की गई। तो संबंध किसका है? इसका 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्हिटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। अगला क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइंग का उल्लेख किसने किया था? क्रिस आर्गरिक, हर्बर्ट साइमन, फ्रेड लुथांस, फ्रेड डब्ल्यू डिक्स। आंसर होगा इसमें बी, हर्बर्ट साइमन साहब ने डिसीजन मेकिंग के सेंस में यह कहा था, यह बताने की कोशिश किया था कि एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तो आपको पूर्ण संतुष्टि, या किसी संदर्भ में जब आप निर्णय लेते हैं तो पूर्ण निर्णय तब हो पाता है जब आपको उसके बारे में, यानी आप कह सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान हो, यानी निर्णयकर्ता को भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अक्सर होता है कि विषय वस्तु के संदर्भ में आंशिक ज्ञान ही होता है, आंशिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो आंशिक निर्णय भी लिए जाते हैं, यानी पूरी तरह से जब सूचना ही सही नहीं है तो उस पर निर्णय भी आप जो है वो पूर्ण रूप से नहीं ले सकते हैं। इसीलिए उस निर्णय को हम क्या कहते हैं? जो है सीमित तार्किक निर्णय कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटिस्फाइंग, यानी संतुष्टिपरक निर्णय, या आंशिक संतुष्टिपरक निर्णय, या सीमित तार्किक निर्णय कहते हैं उसको हम। ठीक है, किसने दिया था इस सिद्धांत को? हर्बर्ट साइमन साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबद्ध होता है। भारत के जनगणना आयुक्त, ठीक है, सेंसस कमिश्नर का कार्यालय संबद्ध होता है प्रधानमंत्री सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से, गृह मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय से। आंसर इसमें हो जाएगा गृह मंत्रालय से। किसे होता संतुष्ट होता है? किससे जुड़ा होता है? गृह मंत्रालय से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान, उपर्युक्त, सभी। देखिए, प्रशिक्षण में किसी एक चीज का प्रशिक्षण नहीं किया जाता है। प्रशिक्षण में आपको उस व्यवस्था के लिए तैयार भी किया जाता है। ठीक है, आपको उस व्यवस्था के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, और आपको उससे संदर्भित ज्ञान भी दिया जाता है, उससे संदर्भित ज्ञान भी दिया जाता है। मैंडले का एक कथन है, मैंडले साहब का एक कथन है। मैंडले साहब ने यह कहा था कि प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी।
अतः तैयारी, अभिविन्यास तथा ज्ञान तीनों प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। लेकिन इसी संदर्भ में एक और नाम आता है जी टार्पी का। जी टार्पी साहब कहते हैं प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है जिससे कर्मचारियों की उनकी वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके और साथ ही उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? अभिविन्यास भी, ज्ञान भी और तैयारी भी। ठीक है, तो ये रहे 20 प्रश्न। ठीक है, लेके अगला वीडियो जल्दी ही मिलते हैं आपसे हम। थैंक यू।